जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज जो हमारा लेसन नंबर 4 था, जिनका रेगिस्तान का एक वीडियो आ गया था, और आज इसी लेसन का ये सेकंड वीडियो है जो प्रश्न बच गए थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 नंबर प्रश्न है कि धरातलीय माइनिंग को माइनिंग भी कहा जाता है। यानी जो धरातलीय खनन है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो धरातलीय माइनिंग है उन्हें विवर्त माइनिंग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा विवर्त। विवर्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट उत्तर होगा रसदार खट्टे फलों की। क्या आ जाएगा? रसदार खट्टे फलों की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और यहाँ पर अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और अंगूर की भी यहाँ पर दो श्रेणियाँ हैं। एक तो अंगूर होते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं, एक उच्च श्रेणी के होते हैं। तो जो अच्छी किस्म के अंगूर उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं उनका उपयोग मदिरा बनाने में किया जाता है, जबकि जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उनको सुखा करके मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंगूर के साथ साथ यहाँ पर अंजीर एवं जैतून का भी उत्पादन किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदिम कालीन समाज जंगली पर निर्भर था। बड़ा शानदार प्रश्न है कि जो आदि मानव था, जो पहले जंगलों के अंदर रह करके अपना जीवन यापन करता था, वो आदिम कालीन जो मानव है वो पहले जंगली पशुओं के ऊपर क्या था? निर्भर था। सब कुछ उनका काम है, वो सब कुछ उनका काम है इन जंगली पशुओं से ही चलता था। ये जीवन यापन करने का एक आधार थे उस आदि मानव के। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोजन संग्रहण विश्व के एवं दो भागों में किया जाता है। देखिए, विश्व के अंदर जो भोजन संग्रहण का कार्य है ये मुख्य रूप से दो भागों में होता है, जिनमें एक भाग है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। एक तो कौन से हैं? उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, और एक है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। तो भोजन संग्रहण का कार्य विश्व में उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांश लिखना। अब एक बात याद रखना, उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। जबकि निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आता है अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाले देश खनन प्रसंस्करण एवं शोधन में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है कि एक तो होते हैं विकसित देश, एक होते हैं विकासशील देश। तो ऐसे कौन से देश हैं जो इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, और वो कौन से देश हैं जो इन तीनों ही क्षेत्रों में पीछे हट रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो इनमें पीछे हट रहे हैं।
पीछे कौन हट रहा है? ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो इसमें पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रमिक लागत है वो क्या आती है? अधिक आती है। श्रमिक लागत अधिक आने के कारण विकसित अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं, इन तीनों कार्यों में पीछे हट रहे हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं, कौन से देश हैं? जो विकासशील देश हैं, ये विकासशील देश है, भारत भी इसी श्रेणी का देश है, वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकासशील देशों के पास है श्रमिक शक्ति है वो सर्वाधिक है, इसलिए ये आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर जाति के लोग, बकरवाल जाति के लोग और गद्दी जनजाति के लोग और एक जनजाति और है, वो कौन सी है जो ऋतु प्रवास करते हैं? यानी भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली गुज्जर एक, बकरवाल दो, गद्दी तीन और एक जाति है ये भूटिया। कौन सी जाति है? भूटिया जाति है। ये लोग ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के अंदर बर्फ का पानी पिघल करके भर जाता है। जैसे शीत ऋतु आती है तो ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों में आ जाते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ जम जाती है। इस प्रकार से ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान है। यानी चलवासी पशुचारण की अपेक्षा कौन सा पालन ऐसा है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और व्यवस्थित होता है? तो इसका राइट उत्तर होगा कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा जो आपका वाणिज्य पशुधन पालन है, वाणिज्य पशुधन पालन है, ये अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। यानी कौन सा पालन एक विशिष्ट गतिविधि है? तो इसमें भी वाणिज्य पशुधन पालन आएगा, इसमें भी वाणिज्य पशुधन पालन और यहाँ पर भी आपको वाणिज्य पशुधन पालन करना है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में भौतिक, सामाजिक एवं दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। यानी विश्व में भौतिक कारक भी कृषि को प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, और कौन से कारक हैं? और हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी कृषि को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही कारक कृषि कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र में की जाती है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्रों में होती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि को कृषि कहा जाता है। यानी स्थानांतरणशील कृषि को यहाँ आदिम कालीन कृषि भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि स्थानांतरणशील कृषि या आदिम कालीन कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। यानी ये लोग कृषि करने के लिए घने वनों को जलाते हैं, जला करके वहाँ 4-5 वर्ष तक कृषि करते हैं, फिर वो भूमि बंजर हो जाती है,
तो उन लोगों को उस भूमि में उर्वरकता बनाए रखने का ज्ञान होता नहीं है और वो फिर उस जगह को दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर भी घने वनों को जलाते हैं, कृषि करते हैं। इसलिए इस कृषि का नाम कर्तन दहन कृषि भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, कृषि की सबसे बड़ी समस्या भूमि की उर्वरकता को का कम होना है। यानी कौन सी कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके अंदर भूमि की उर्वरकता है वो घटती है और वो लोग दोबारा इनको बनाए नहीं रख पाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था स्थानांतरणशील कृषि। अभी मैंने जो आपको स्थानांतरणशील कृषि कह दीजिए, आदिम कालीन कृषि कह दीजिए, कर्तन दहन कृषि भी आप इसे कह सकते हैं। इस कृषि की ये बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। देखिए, जो आपकी स्थानांतरणशील कृषि है, इनको भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे क्या कहते हैं, इसे जुमिंग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस कृषि को जुमिंग कहा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका जुमिंग। लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इस कृषि को कहा जाता है लादांग। क्या कहा जाता है? लादांग। और मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको के अंदर इस कृषि को कहा जाता है मिल्पा। तो याद रखें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जुमिंग, मलेशिया इंडोनेशिया में लादांग, मध्य अमेरिका मेक्सिको के अंदर मिल्पा नाम से इस कृषि को जाना जाता है। अगला है, चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि की प्रमुख फसल है। नाम से ही आपको महसूस हो रहा है कि जब चावल प्रधान गहन निर्वाहक कृषि है तो इसमें चावल उत्पादन को ही महत्व दिया जाता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल है वो है गेहूं। चावल प्रधान की चावल है और विस्तृत अनाज वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल है वो गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 42 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने वाली मशीन क्या कहलाती है। इस मशीन का नाम है कंबाइन क्रू। इस मशीन का नाम क्या है? कंबाइन क्रू के नाम से ये मशीन जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी कृषि में खेतों का आकार मध्यम है। ऐसी कौन सी कृषि है जिनमें खेतों का आकार मध्यम है? तो वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में खेतों का जो आकार है वो क्या है? न बड़ा और न छोटा, मध्यम है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। मिश्रित कृषि का मुख्य घटक क्या होगा भाई? आप सबको पता है कि मिश्रित कृषि का मुख्य घटक क्या है। मिश्रित कृषि में यानी फसल उत्पादन भी किया जाता है, इनके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। जब पशुपालन किया जाता है तो इनके लिए यहाँ पर चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं। चारे की फसलें उगाई जाती हैं। तो चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक हो गया। तो यहाँ चारे की फसल करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों की जाती है। यानी ऐसी कौन सी कृषि है जो नगरों के आसपास और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास की जाती है। तो उस कृषि का नाम है, आप लिख दोगे, डेयरी कृषि। अब ध्यान से सुने,
ये जो डेयरी कृषि है, ये नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है, क्योंकि नगरों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होती है। उद्योगों के अंदर काम करने वाले श्रमिकों की भी संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, इसलिए ये डेयरी कृषि इनके नज़दीक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट। पुशअप उत्पादन में वशिष्ठ स्थान रखता है। तो देखिए, जो नीदरलैंड है, कौन सा, जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड पुशअप उत्पादन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो आप याद रखना, नीदरलैंड पुशअप उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है। और यहाँ पर एक फूल का उत्पादन किया जाता है। उस फूल का नाम है ट्यूलिप। उस फूल का नाम क्या है? ट्यूलिप। तो आप याद रखना कि नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में वैशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल फूल, एक फूल है यानी ट्यूलिप, ये ट्यूलिप फूल का उत्पादन नीदरलैंड के अंदर किया जाता है और फिर इनको यूरोप के नगरों के अंदर भेजा जाता है। तो ये तीन चीज याद रखना, नीदरलैंड, ट्यूलिप, यूरोप। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, सहकारी आंदोलन पूर्व प्रारंभ हुआ। यानी सहकारी आंदोलन है वो एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। एक शताब्दी पूर्व के अंदर ये प्रारंभ हुआ था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, कृषि पूर्वी सोवियत संघ में आरंभ हुई। यानी कौन सी कृषि पूर्वी सोवियत संघ के अंदर आरंभ हुई? तो उस कृषि का नाम है सामूहिक कृषि। उस कृषि का नाम है सामूहिक कृषि। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में नाम दिया जाता है। तो देखिए, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ के अंदर कोल्लख होज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्लख होज कहा जाता है। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से न तो आपकी जेब से पैसे लगते और न ही हमारी जेब में लाइक और शेयर से पैसे आते हैं। आपके लाइक करने से न तो हमारे पैसे आएंगे, न तो पैसे बढ़ेंगे न घटेंगे। आप वीडियो को शेयर करते हैं तो भी न तो हमारे पैसे घटेंगे न हमारे पैसे बढ़ेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी हमारे पैसे नहीं आते हैं। तो आप, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहा है, जो मित्र पहली बार जुड़ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हमारे यूट्यूब का जो परिवार है, यूट्यूब की जो हमारी जो एक फैमिली है, वो बढ़ती जा रही है। तो हमें मनोबल मिलता है, मनोबल मिलता है तो हम आपके लिए अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।